हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एट्रोफिक राइनाइटिस की। तो एट्रोफिक राइनाइटिस बेसिकली एम्प्टी नोज़, ठीक है ना। एम्प्टी नोज़ ऐसे क्या हो गया, कोई भी डिस्ट्रक्टिव सर्जरी अगर आपने नोज़ की करी, आपने सेप्टम रिमूव कर दिया उसका, या आपने कुछ उसका जो है टर्बिनेट्स वगैरह रिमूव कर दिए कोई, ठीक है ना। या तो कोई सेकेंडरी ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ हो गई जो कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन करा दिया आपके नोज़ का, तो वहाँ पे क्या होती है, एम्प्टी नोज़ हो जाता है। और एम्प्टी नोज़ हो गया तो वहाँ पे एक्सेसिव क्रस्टिंग होगी। क्रस्टिंग होगी ना, क्योंकि उसको खाली जगह को तो भरना है, तो क्रस्टिंग हो जाएगी। क्रस्टिंग एज इन नेजल सेक्रीशंस आए और नेजल सेक्रीशंस आपस में चिपक गए, तो क्रस्ट के फॉर्म में थोड़ी देर टाइम बाद वो बना दिए। और क्रस्टिंग होगी तो क्या होगा, आपकी नोज़ से जो है फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आने लगेंगे। अब वो जो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है वो आपको नहीं पता चलेंगे, वो आपके जो साथ में लोग रहते हैं ना, जो आपके जैसे कि आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स या आपके हॉस्टल मेट, वो लोग आपको बताएंगे कि हाँ तेरी नाक बहुत ही बदबू कर रही है, और वो आपको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। तो ये जनरली आप सेल्फ नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके साथ वाला डॉक्टर के पास लाए। अगर इसका रिश्तेदार, ठीक है, आपकी ओपीडी में कोई भी रिश्तेदार किसी पेशेंट का आपको प्रेजेंट करे कि हाँ डॉक्टर साहब इनको पता नहीं चलता कि इनकी नाक से बदबू आती है, बट हम लोग को बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए, तो आप समझ जाना कि हाँ ये केस ऑफ एट्रोफिक राइनाइटिस हो सकता है। क्लासिकल हिस्ट्री है एट्रोफिक राइनाइटिस के केस की, ठीक है ना। तो एट्रोफिक राइनाइटिस का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज है, ठीक है ना। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज है, कैरेक्टराइज बाय एट्रोफी ऑफ नोजल म्यूकोसा और टर्बिनेट ऑफ बोन। नेजल म्यूकोसा की एट्रोफी हो गई या टर्बिनेट ऑफ बोन की एट्रोफी हो गई, ठीक है ना। इट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, ये प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ, प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस इज ड्यू टू क्लेप्सियोला ओज़ैनी, ठीक है ना। और सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस जो हो सकता है टिश्यू डिस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ नोज़ के फॉलोइंग हो जाए, या आपका सेकेंडरी ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ हो जाए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो मैं प्राइमरी की पहले तो एट्रोफिक राइनाइटिस की मैं बात करूँगा। तो इसका इटियोलॉजी अगर रटना हो तो आपको हर्निया, अगर मेमोनिक है तो आप हर्निया से याद कर सकते हो। तो हर्निया नहीं होता इसका लेकिन इटियोलॉजी, ठीक है ना। तो हेरिडिटरी फैक्टर्स एक हो सकते हैं कि ये फैमिलीज़ में लर्न करे, राइट। और एंडोक्राइन कुछ इम्बैलेंस हो गया, ठीक है ना। वो टेंड्स टू स्टार्टेड प्यूबर्टी, ये स्टार्टेड प्यूबर्टी होता है, मोस्टली इन्वॉल्व फीमेल्स, टेंड्स टू स्टेज आफ्टर मेनोपॉज। ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हो गया और ये फीमेल्स को मोस्टली इन्वॉल्व किया, और ये सीज़ हो जाता है बेसिकली आफ्टर मेनोपॉज के बाद ये सीज़ हो जाता है, ठीक है ना। रेशियल फैक्टर्स हो गए जो कि वाइट और येलो लेसिस में आर मोर ससेप्टेबल टू एट्रोफिक राइनाइटिस। एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, विटामिन डी या के की ए या डी की डिफिशियंसी हो गई, आयरन की, ठीक है ना, डिफिशियंसी हो गई। इन्फेक्शंस में क्लेप्सिएला ओज़नी हो सकता है, डिप्थेरॉइड्स हो सकते हैं, प्रोटियस वल्गैरिस हो सकता है, ई कोलाई हो सकता है। तो बेसिकली डिप्थेरिया ओज़नी, अरे डिप्थेरिया और जैनी याद रखो कि क्लेप्सिएला ओज़नी और डिप्थेरॉइड्स आर मोस्ट कॉमन। ऑटो इम्यून फैक्टर्स में आप लोग याद कर सकते हो, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और सम अदर अनइन्फाइड इंसल्ट में ट्रिगर एंटीजेनिसिटी ऑफ नेजल म्यूकोसा, राइट। तो हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकता है, एंडोक्राइन इम्बैलेंस हो सकता है, रेशियल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और तुम्हारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपका ऑटो इम्यून फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इटियोलॉजी प्राइमरी एट्रोफिक राइनाइटिस की डिफाइन कर पाओगे, ठीक है ना। अब इसकी पैथोलॉजी की मैं बात करूँ, पैथोलॉजी में एक चीज़ याद रखना कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ नेजल म्यूकोसा इज रिप्लेस्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जो इसका सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है नेजल म्यूकोसा का, ये एट्रोफिक राइनाइटिस के केस में स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो एट्रोफी ऑफ म्यूकोसा, टर्बिनेट बोन्स एंड सीरो म्यूसिनस ग्लैंड, जो अगर म्यूकोसा की आपकी मान लो एट्रोफी हो गई, ठीक है ना, और आपकी टर्बिनेट बोन्स की जो है एट्रोफी हो गई, टर्बिनेट बोन्स जो कि आपके कवर करते हैं मेटासिस को, ठीक है ना। तो एट्रोफी अगर म्यूकोसा की हो गई या टर्बिनेट बोन्स की हो गई या एंड सीरो म्यूसिनस ग्लैंड्स की हो गई, तो क्या होगा, ऑब्लिटरेटिव एंडोट्राइटिस कॉजिंग डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसकी एट्रोफी हो जाती है तो एंडोट्राइटिस हो सकने के चांसेस होते हैं कि ऑब्लिटरेटिव एंडोट्राइटिस हो जाए, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और जो यहाँ पे अगर इसकी सप्लाई कम हो गई तो एट्रोफी कर देता है, सप्लाइंग और एट्रोफीज, ठीक है ना। एरेस्टेड डेवलपमेंट ऑफ पीएनएस, तो पीएनएस का डेवलपमेंट जो है वो अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एट्रोफी ऑफ म्यूकोसा और टर्बिनेट बोन और सीरो म्यूसिनस ग्लैंड हो जाती है इधर, ठीक है ना। और इसके आगे मैं बात करूँ क्लिनिकल फीचर्स की इसके बारे में, तो क्लिनिकल फीचर्स आपको मैंने बताया था, अगर एंडोक्राइनल कॉजेज से तो मोस्ट कॉमन फीमेल्स, जो कि बेसिकली मेनोपॉज के पहले तक रहते हैं, मेनोपॉज के बाद स्टॉप कर जाता है। नेजल कैविटीज बिकम रूमी, तो नेजल कैविटी जो है अगर एट्रोफी हो गई नेजल म्यूकोसा की या सीरो म्यूसिनस ग्लैंड की या
आपके टर्बिनेट्स की, तो वहाँ पे रूमी हो जाएगी नेजल कैविटी, और फिल्ड विथ फाउल स्मेलिंग क्रस्ट, तो मैंने बताया था कि फाउल स्मेलिंग क्रस्ट कुछ बन जाएगी, क्रस्टिंग होने लगेगी, विच आर ब्लैक और डार्क ग्रीन एंड ड्राई। तो आपका जब आप बेसिकली ये मत करना मेरे कहने पे मत करना, बट आज कर लो, ठीक है, बहुत ही गंदी हैबिट है लेकिन करना पड़ेगा, अगर सीखना है तो करना पड़ेगा। नाक में उंगली डालो और जो निकले उसका, अगर आपको जो कंसिस्टेंसी समझ में आ रहा है वही लिख के आ जाना, ठीक है ना। मत करो, लेकिन अगर मन करे कर लेना, ठीक है ना। मैंने नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर क्रस्ट फाउल स्मेलिंग क्रस्ट आपके दिखने लगे तो ब्लैक कलर के होंगे, डार्क ग्रीन हल्के होते हैं और ड्राई होते हैं, ठीक है ना, ड्राई हो जाते हैं। तो वही कंसिस्टेंसी है यहाँ पे। मेकिंग एक्सपायरेशन पेनफुल एंड डिफिकल्ट, यहाँ पे एक्सपायरेशन जो है पेनफुल एंड डिफिकल्ट हो जाते हैं। माइक्रोब्स मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस फाउल स्मेलिंग फ्रॉम द नोज, फाउल स्मेलिंग देंगे माइक्रोब्स, राइट। मर्सीफुल एनोस्मिया होता है, ठीक है ना, पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ द स्मेल। मर्सीफुल एनोस्मिया कहते हैं, बहुत ही क्लासिकल टर्म यहाँ पे, मर्सीफुल एनोस्मिया। पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता, लेकिन उसके रिलेटिव जो है कंप्लेंट लेके आएंगे कि डॉक्टर साहब इनको नाक से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है और आप इन्हें देखो क्या दिक्कत है। तो मर्सीफुल एनोस्मिया का आपको केस दे देंगे, ठीक है ना, ठीक। नेजल कैविटी, ठीक है ना। तो यूजुअली अनड्यूली वाइट डायलेटेड म्यूकोसल चैम्बर, यहाँ पे म्यूकोसल चैम्बर जो है डायलेटेड है। अब आपका नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ड्यू टू लार्ज क्रस्ट, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है इसमें। एपिस्टैक्सिस व्हेन क्रस्ट आर रिमूव, एपिस्टैक्सिस हो सकता है, क्रस्ट मैंने रिमूव करने की कोशिश की तो एपिस्टैक्सिस हो सकता है। और सेप्टल परफोरेशन इज बेसिकली सीन है, सेप्टल परफोरेशन के कारण जो आपका विस्लिंग साउंड होती है, सेप्टल परफोरेशन जो कि आपका बेसिकली ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ के कारण ज़्यादा कॉमन होता है। और डर्मेटाइटिस ऑफ नेसल वेस्टिब्यूल, सैडल नोज हो जाता है, ठीक है, सैडल नोज का फॉर्मेशन है, पिग शेप डिफॉर्मिटी। एट्रोफिक चेंजेस हो जाते हैं फेरिंग्स और लैरिंग्स में। हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन टू स्टैकिन ट्यूब एंड मिडिल ईयर का इफ्यूजन हो गया। पीएनएस हो जाता है स्मॉल अंडर डेवलप्ड विद थिक वॉल अपीयर ओपेक ऑन एक्सरे। तो जो पीएनएस होता है वो स्मॉल हो जाता है, अंडर डेवलप्ड हो जाता है, थिक वॉल्ड हो जाता है। कैसा दिखने लगता है? अपीयर ओपेक दिखने लगेगा एक्सरेज में, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या क्या होगा कि फीमेल एक फीमेल आई आपके पास, ठीक है, क्लिनिकल फीचर स्टोरी की तरह, जैसे मैं कहता हूँ ना क्लिनिकल फीचर हमेशा स्टोरी की तरह याद रखना। एक फीमेल आई आपके पास, ठीक है ना, आपने उसके नाक का एग्जामिनेशन किया तो उसकी नेजल कैविटी बहुत ही आपको रूमी दिखी और फाउल स्मेलिंग दिखी, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो कहा कि भैया पहले मैं मास्क लगा लूँ कि मेरे को स्मेल आ रही बहुत गंदी, ठीक है ना। तो फाउल स्मेलिंग आपने क्रस्ट देखे, ब्लैक और ग्रीन डिस्चार्ज हो गया जो कि ड्राई है, माइक्रोब जो कि वहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, फाउल स्मेलिंग दे दिया। और पेशेंट आपको दिखा रहा है तो मर्सीफुल एनोस्मिया हो गया। अनड्यूली वाइट नेसल म्यूकोसल चैम्बर आपको देखने को मिल गया। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी फीमेल को। और अगर आप उसकी क्रस्टिंग करते हो तो आपको एपिस्टैक्सिस का भी केस देखने को मिल जाएगा। आपने और ज़्यादा एग्जामिनेशन किया तो आपको स्टेप्टल परफोरेशन भी देखने को मिल गया, ठीक है ना। एट्रोफिक चेंजेस तो दिख ही रहे हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है बंदे को, कि बंदी ने प्रेजेंट किया कि हाँ कि स्टैकिन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मिडिल ईयर का इफ्यूजन हो गया। और जो पीएनएस है वो स्मॉल अंडर डेवलप्ड दिखा आपको, थिक वॉल अपीयर ओपेक ऑन एक्सरेज, ठीक है ना। तो इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या कराएंगे, तो एम इसका मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या होगा, मेंटेन नेजल हाइजीन बाय रिमूवल ऑफ क्रस्ट। तो आपको नेजल हाइजीन जो है ना, नेजल हाइजीन एज इन नेजल की साफ़ सफाई, नेजल म्यूकोसा की साफ़ सफाई, जो नोस्ट्रल्स की साफ़ सफाई अपने मेंटेन करनी है। तो मेंटेन नेजल हाइजीन करेंगे बाय रिमूवल ऑफ क्रस्ट का रिमूवल कराएंगे। द एसोसिएटेड प्यूटिफाइंग स्मेल टू फर्दर चेक क्रस्ट फॉर्मेशन, और जो प्यूटिफाइंग स्मेल का है तो उसको फर्दर चेक करेंगे क्रस्ट फॉर्मेशन वाला। और नेजल इरिगेशन करा देंगे कि हाँ पानी वानी डाल देंगे। रिमूवल ऑफ क्रस्ट बाय वार्म सलाइन और अल्कलाइन सोल्यूशन containing 1 part NaCO3, 1 part sodium bicarbonate, 2 parts of NaCl in 280 ml of water। ये इंपॉर्टेंट है। नेजल इरिगेशन कैसे करते हैं, बस ये याद रखो, नेजल इरिगेशन करते हैं किससे, 2 parts of NaCl, 1 part of sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट और 1 part of सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद रखना। 25% glucose in glycerin can be applied to nasal mucosa to inhibit the growth of proteolytic examination organism which produce foul smell, ठीक है ना। अब 25% ग्लिसरॉल का सोल्यूशन आप ग्लूकोज इन ग्लिसरीन दे सकते हो ताकि जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो हो जाए, ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है मर जाएं, ठीक है ना, ग्रोथ उसका ना हो, ठीक है। 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन, ठीक है ना, देना है, ठीक है ना।
तो इनिबिट कर देता है ग्रोथ ऑफ प्रोटियोलाइटिक ऑर्गेनिज्म और जो प्रोड्यूस करते हैं फॉल स्मेल। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लोकल एंटीबायोटिक्स के बारे में, जो कि क्लोरमाइसिटीन दे सकते हैं, विटामिन D2 दे सकते हैं, एस्ट्राडायल स्प्रे दे सकते हैं फॉर रीजनरेशन ऑफ सीरोम्यूसिनस ग्लैंड एंड वैस्कुलराइजेशन ऑफ म्यूकोसा। और जो एस्ट्राडायल स्प्रे बेसिकली क्या होता है, एस्ट्राडायल इज अ पॉजिटिव फैक्टर, राइट। तो एस्ट्राडायल देते हैं क्योंकि आप समझते हो कि हाँ एंडोक्राइन का इम्बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एस्ट्राडायल स्प्रे दे देंगे, रीजनरेशन हो जाएगा सीरोम्यूसिनस ग्लैंड का, वेस्कुलराइजेशन हो जाएगी म्यूकोसा की। सिस्टमिक स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हो आप, तो 1 ग्राम पर डे अगेंस्ट क्लेप्सियला ऑर्जिनी, ठीक है ना। ओरल KI दे सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड दे सकते हो, लिक्विफेक्शन हो जाएगा जिससे सिक्रीशंस का। प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट इंजेक्टेड सबम्यूकोसली इन द नोज एंड वेव विच में प्रोवाइड, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट दे सकते हो जो कि कुछ आपको रिलीफ दे सकता है, राइट। तो इसका सर्जिकल अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, यंग्स ऑपरेशन कर दो, क्लोजर ऑफ नेजल कैविटी बाय क्रिएटिंग म्यूकोकुटेनियस फ्लैप। पहले तो एक म्यूकोकुटेनियस फ्लैप ले लो और उससे क्या करो कि उसका मतलब कि क्लोजर कर दो नेजल कैविटी का, और ओपन आफ्टर 6 मंथ्स म्यूकोसा में रिवर्ट बैक टू नॉर्मल एंड क्रस्टिंग रिड्यूस। और उसको 6 महीने बाद मतलब कि क्या करो, एक मतलब कि जो है नेजल कैविटी का क्लोजर करना है। वो कैसे कर सकते हैं, रेज करो फ्लैप को फ्रॉम ऑफ म्यूकोसा फ्रॉम लैटरल वॉल एंड सेप्टम, ठीक है ना, और सूचर कर दो बिटवीन द नेजल कैविटी, ठीक है ना। क्या करो कि क्लोजर कर दो नेजल कैविटी का, पहले तो क्लोजर करना है हमको नेजल कैविटी, क्योंकि एक्सेसिव वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया, तो नेजल कैविटी का हमने क्लोजर करना है। तो क्रिएटिंग कैसे करोगे, म्यूकोकुटेनियस फ्लैप बना दो और ओपन कर दो वही 6 महीने तक के लिए, ठीक है ना। और जब इसको कर दोगे, रिवर्ट बैक करोगे, तो रिवर्ट बैक नहीं होगा, मतलब कि एक्सेसिव क्रस्टिंग उसकी रिड्यूस हो जाएगी। मॉडिफाइंग यंग्स ऑपरेशन पे पार्शियल क्लोजर कर देते हैं। नैरोइंग ऑफ नेजल कैविटीज कैसे करेंगे, सब म्यूकोस इंजेक्शन ऑफ टेफ्लॉन पेस्ट का सब म्यूकोस इंजेक्शन कर देंगे। सेक्शन ऑफ मीडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैटरल वॉल ऑफ नोज, ठीक है, सेक्शन एंड मीडियल डिस्प्लेसमेंट कर देंगे लैटरल वॉल ऑफ नोज का। अब क्या होता है, सेकेंडरी एट्रोफिक राइनाइटिस के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक इन्फेक्शन जैसे सिफिलिस, मैंने सब बताया था। सेकेंडरी कॉजेज में आपकी गैलमेटस डिजीज हो सकती है, जैसे कि सिफिलिस, लूपस लेप्रोसी एंड राइनोस्क्लेरोमा। कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ नेजल स्ट्रक्चर्स, नेजल स्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन करा सकते हैं जो कि एट्रोफिक चेंजेस कराएंगे। लॉन्ग स्टैंडिंग पुरुलेंट साइनोसाइटिस करा देंगे, लॉन्ग स्टैंडिंग यहाँ पे पुरुलेंट साइनोसाइटिस हो जाता है। रेडियोथेरेपी ऑफ नोज करेंगे, सर्जरी ऑफ टर्बिनेट्स कर देंगे, राइट। तो ये सब हो सकता है, रेडियोथेरेपी से हो सकता है, लॉन्ग स्टैंडिंग पुरुलेंट साइनोसाइटिस के कारण से होता है, ग्रैनुलोमेटस डिजीज के कारण होता है, अगर कोई अनडिस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ नोज कराई, ठीक है ना, तो उसके कारण से भी ये हो सकता है, राइट। हम नेक्स्ट बात करेंगे यूनिलैटरल एट्रोफिक राइनाइटिस की। तो एक्सट्रीम डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम में भी अकम्पनीड बाय एट्रोफिक राइनाइटिस ऑन द वाइडर साइड, ठीक है ना। अगर DNS हो गया तो अगर नेजल सेप्टम का DNS हो गया, मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम हो गया, तो अगर कुछ केसेस में एक्सट्रीम डेविएशन हो गया तो वो एट्रोफिक राइनाइटिस दे सकता है ऑन द वाइडर साइड, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी एट्रोफिक राइनाइटिस की, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।